नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 87 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बहुत ही ऐतिहासिक शहर दुगड्डा से श्री जागेश्वर जोशी जी, जो शिक्षक के होने के साथ साथ बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, क्योंकि ये हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है इस वक्त देश में। 1 से 15 सितंबर हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो आज हम जी जागेश्वर जी से शिक्षा, साहित्य और हिंदी के विषयों पर बातचीत करेंगे। और सबसे खास बात, हम कार्टूनों पर उनसे बात करेंगे कि जी कार्टून का क्या महत्व है, कैसे सिंबॉलिक संदेश कार्टून पहुंचाते हैं। छोटी सी बात को एक छोटा सा चित्र बन जाता है। और कैसे बड़े बड़े सत्ता के जो मठ हैं उनको हिला देते हैं कार्टून। इस सब पर हम आज बातचीत जी करेंगे ज्योति साहब से। और हमारे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इस शो में विशेषज्ञ टिप्पणीकार के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं श्री गिरीश सिंह जोशी जी, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, सीसीआरटी के निदेशक हैं। और साथ में श्री मुकेश प्रसाद बरुआ जी हैं, जो मेरे को होस्ट भी हैं और ऋषिकेश से हमारे साथ लाइव होते हैं। कभी कभी नेटवर्क जाने से वो बीच बीच में नहीं हो पाते हैं, कभी होते हैं। तो आप सबका स्वागत है सर, बहुत 80वें एपिसोड। नमस्कार। नमस्कार सर। और मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। परमादरणीय जोशी जी, भट्ट जी और मेरे मित्र श्री बहुगुणा जी, आपसे कई बार मुलाकात होती है और कई बार हमारी गोष्ठी में हम शरीक होते हैं साथ साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आप सब नमस्कार सर। जोशी जी को प्रणाम मेरा। तो सर आपका दरअसल स्वागत है। मैं जी जी दरअसल में बोलिए सर। मैं दुगड्डा एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। ये जी इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है पुराने समय में। ये जी गढ़वाल और चमोली का ये व्यापारिक केंद्र था। मैदानों से और पहाड़ों से, दोनों स्थानों से जो व्यापार होता था, उसका एक जंक्शन था दुगड्डा। और दुगड्डे का पहाड़ की राजनीति में, पहाड़ के व्यापार में, पहाड़ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जहां तक बात साहित्य की आती है, मैं वैसे मूलतः साइंस का विद्यार्थी था और शौकिया मैं, क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि भी साहित्य की रही है। मेरे पिताजी एक अच्छे लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य के, और उनकी पहली कहानी केवल 18 साल की उम्र में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती उस समय भारत की हिंदी क्षेत्र की लीडिंग मैगजीन थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का की स्थापित की हुई पत्रिका। तो 18 साल की उम्र में एक प्रतियोगिता हुई थी, मुंशी प्रेमचंद कहानी प्रतियोगिता। तो उनमें प्रतिभाग करके उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। फिर वो कहानी, जिसका टाइटल भी गढ़वाली टाइटल था, कि घना डांडियों का सौड़मा, तो ये काफी प्रशंसित हुई थी कहानी। उसके बाद तो सिलसिला चला, तो वहां मैं लंबा नहीं जाऊंगा इस विषय पे। तो हिंदी साहित्य का जो विकास है, उसका महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है कि आप सब गुणीजन हैं, विद्वान लोग हैं। और ये हिंदी पखवाड़ा इस समय आपने मुझे बताया, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इस समय, क्योंकि ये लॉकडाउन ने सब कुछ लॉक कर दिया लगभग। हम लोग काफी हद तक जो है, ऐसा भी नहीं लग रहा कि हम पे कोई चार्ज होगा इस समय। अब इस समय आपका ये कार्यक्रम है जो थोड़ा बहुत हमें रिचार्ज कर दे, क्योंकि ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए कि हिंदी भारत की वैसे भी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा होने के बाद भी काफी हद तक उपेक्षित तो रही है। मुझे तो लगता है कि भाषा में मैंने एक कार्टून बनाया था, इस पे मैं शायद उसका प्रदर्शन आपके सामने करूंगा। तो कार्टून में मैंने एक महिला को अपने पति से कहा कि हिंदी मेरे माथे की बिंदी तो हो सकती है, क्योंकि बिंदी तो सिंबॉलिक होती है।
जी जी सर, आवाज थोड़ा कटी है। जी आप बोलिए। आप आप बोलिए, हम बोलिए आपकी आवाज सर, सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 तो आपकी आवाज सही है। तो हिंदी का एक ये पखवाड़ा मनाया जाता है, हर जगह हिंदी की वकालत की जाती है। आज हिंदी कम से कम जो है, अगर देखा जाए तो हिंदी का जो स्थान है वो आज तक भी उस तरह से स्थापित नहीं हो सका, बल्कि आज धीरे धीरे जिस तरह से अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो हिंदी काफी पीछे छूटती जा रही है। जबकि आज के इस परिस्थिति में एक नई जो शैक्षिक नीति आ रही है, उसमें कुछ उम्मीदें हम कर सकते हैं कि शायद क्षेत्रीय भाषा, लोक भाषा, अगर लोक भाषा का विकास होगा तो हिंदी का भी विकास अच्छा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि सर, मुझे कुछ टॉपिक आगे बढ़ा लूं मैं? जी जी जी। जी सर। तो मैंने इसको लोक भाषाओं से, जो क्यों कहते हैं ना कि गाढ़ मिल करके गंगा बनती, तो छोटी छोटी नदियों से, क्योंकि हिमालय का से गंगा का उद्गम माना जाता है, और विशेषकर जो बर्फ की पहाड़ियों से रिसता हुआ जो पानी आता है, उसको कहते हैं गंगा बन गई। लेकिन सच्चाई यह है कि कई छोटी छोटी धाराएं, जिनको हमारे यहाँ गाढ़ गदेरा बोला जाता है, वो शायद मेरे ख्याल से गंगा के पानी का सबसे बड़ा हिस्सा, मुझे तो लगता है 60% हिस्सा यही होगा। उसी तरह हिंदी है, हिंदी में लोक भाषाओं का, क्योंकि कई भाषाओं का विकास लोक भाषाओं का हिंदी से भी पहले हो गया था। परिमार्जित तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जमाने से हुई, लेकिन देखा जाए तो हमारी लोक भाषाएं। जी जोशी सर, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा सर। जी आ, हमारा जो शो का फॉर्मेट है वो इस तरह का नहीं है कि हम किसी विषय को लेकर बहस करें या उस पर चर्चा जी जी करें। जी वो बीच में आ जी जाती है, अपने आप एक बात है। जी, हमारा जो आपने शो जिक्र किया था वो हिंदी का। हाँ, वो हमारे मेहमान को लेकर के, आप हमारे मेहमान हैं सर, तो हम सर आपके सर सर। व्यक्तित्व, आपके कृतित्व पर केंद्रित रहते हैं। जी 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 तो हम उस बहाने अ, हिंदी की चर्चा जरूर कर लेंगे, आपके साहित्य के बहाने। लेकिन जी 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 मूलतः हम आपको जानना चाहते हैं, आपने जो अभी तक शिक्षा के साथ साथ साहित्य के, कला के क्षेत्र में जो योगदान किया, स्कूल में और हाँ, स्कूल जी के जी इतर विषयों के साथ जो प्रयोग जी जी किए, उससे मुझे जी पता है कि देश के शिक्षक लाभान्वित हो। तो आप जी थोड़ा विज्ञान के विद्यार्थी रहे, और विज्ञान से फिर आप कार्टून की तरफ, कला की तरफ कैसे मुड़े, वो एक कहानी थोड़ा पहले मैंने। दरअसल मुझे आज तक भी पता नहीं मैं कार्टून की तरफ कब मुड़ा। बचपन से ही थोड़ा सा मैं कुछ हर चीज को देखने का जो मेरा नजरिया था, कुछ जी अलग तरीके का था। मैं हट के सोचता था। मैं किसी विद्यालय का ऐसा पढ़ाकू विद्यार्थी भी नहीं था। मैं किसी भी विषय के बारे में अपने दृष्टिकोण से उसके बारे में जो है सोचने की कोशिश करता था। और मैंने शुरू में पोर्ट्रेट वगैरह बनाता था। मैंने कहा ये काम तो सब लोग करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ अलग तरह का हो जाए। उस समय अच्छी पत्रिकाएं भारत में बहुत थी। आर के लक्ष्मण थे, मारियो मिरांडा थे, कुछ विदेशी वो स्ट्रिप्स आती थी अखबार, और उसमें तो मैं उससे काफी प्रेरित हुआ। और मेरे आमतौर पे क्या होता था, साइंस का विद्यार्थी तो था मैं, बाय द वे कॉपी में कोई डेरिवेशन है उसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं कुछ चीज को निकाल रहा हूं, तो वहां पे मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब कोई चिड़िया बन जाती थी, कब कोई आदमी बन जाता था। ये एक मेरे पास ये मौलिक संपदा है। ये दरअसल में कार्टून एक ऐसी चीज है जो आपका एक तरह से विचारों का एक एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेस करना अपने आप को। तो कुछ लोग कविताओं के माध्यम से करते हैं, कुछ अलग विधाओं से करते हैं, लेकिन एक कार्टूनिस्ट अपनी बात को जो है एक स्केच के द्वारा, वो आड़ी तिरछी रेखाओं से करता है कार्टूनिस्ट। तो मेरा जो पहला कार्टून था वो जनसत्ता में छपा था। जनसत्ता उस समय इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, आज भी वो अखबार है, अब तो पहाड़ों में नहीं आता।
तो उसके बाद एक दूसरा कार्टून था, मैंने इंग्लिश में बना दिया था, तो वो इंडियन एक्सप्रेस में छपा। और उसके पश्चात थोड़ा बहुत सिलसिला चलता रहा, विश्व मानव, अमर उजाला और नई दुनिया, इस तरह की पत्रिकाओं में। इसके अतिरिक्त जो है कार्टून मैंने कुछ स्थानीय भाषाओं में बनाया। तो बंबई से एक पत्रिका निकलती थी हिलांस, उसमें भी मैंने कार्टून और स्केच बनाए हैं। और इसके अलावा जब मैं धीरे धीरे, अब मैं आपको अपने अध्यापन की कहानी सुनाता हूं, तो मैं उस समय दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा, यार कोई एक्स्ट्रा आदमी के पास खाली एमए और बीएससी और बीए से कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने बीएड की तैयारी करके बीएड में निकला। तो बीएड में उस समय मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, तो फादर की डेथ हो गई थी, पिताजी की। तो मैंने एक दूर दराज के एक विद्यालय में अध्यापन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरा पब्लिश होने एक तरह से लगभग बंद सा हो गया था। मैं ज्यादातर अपनी अध्यापन में ही मुझे ध्यान रखना पड़ा। लेकिन जो अंदर एक आदमी के अंदर एक जो उसका जो जन्मजात गुण होते हैं, वो बार बार प्रेरित करते हैं। तो मेरा एक पैशन सा रहा, मैं खाली नहीं बैठता था। मेरे एक तरह से कार्टून बनाना एक ताश खेलने के बराबर मेरे लिए रहता था। तो अब काफी समय बाद अब ये एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया हमारे पास आ गया। तो सोशल मीडिया में काफी मैंने कार्टून फेसबुक में बनाता हूँ। बहुगुणा जी तो शायद देखते भी होंगे मेरे ख्याल से। देखते रहता हूँ मैं आपको। सिर्फ हाँ, मुझे क्योंकि हम हैं साथ में। और इसके अतिरिक्त कुछ अखबारों में, दैनिक भास्कर में भी इस बीच में मेरे छपे कार्टून। और कार्टून के विषय ज्यादातर, मैं माइल्ड कार्टूनिस्ट हूँ। आजकल तो दरअसल में पेड कार्टूनिस्ट का दौर, कार्टूनों का दौर आ गया है। लेकिन मेरे जो कार्टून होते हैं वो एक तरह से मैं कम से कम रिस्पेक्ट देता हूँ कैरेक्टर को, और ऐसी बात कहने की कोशिश करता हूँ जिसमें कोई चर्चा हो सके। सर मेरी आवाज आ रही सर? अच्छा, अरे सर, अरे आप बोलते हैं, आपको सुन रहे हैं जी। तो फिर उसके बाद जो है जो कार्टून का था मेरा सिलसिला, वो फेसबुक के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचा। बल्कि इसमें मैंने कोई और दूसरा जो है वेबसाइट वगैरह भी नहीं बनाई अभी। और वो लगभग मैं रोजमर्रा का कोई समय अनुकूल कुछ भी कार्टून में प्रस्तुत करता रहता हूं। और मेरे स्केच जो है वो कार्टून के, वो इस माध्यम से काफी देश विदेश में काफी जगह जा रहे हैं और काफी प्रशंसित भी होते हैं। जी, जहां तक शिक्षा की बात करूं मैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक चित्रकारी एक संप्रेषण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं क्योंकि स्केच को बड़ी आसानी से बना सकता था, तो मैंने अपने शिक्षण में अपने स्केचों को बहुत महत्व दिया। मेरा बोर्ड लगभग, जब मैं साइंस भी पढ़ा रहा हूं या कोई सैद्धांतिक पक्ष भी है, तो उसको मैं पहले चित्र द्वारा भी उसको प्रस्तुत करता था। जैसे कोई मैं वैसे हाई स्कूल तक साइंस पढ़ाता था, तो बच्चों को पास मेरे जो ये स्केच हैं, इससे बड़े प्रेरित होते थे बच्चे। और इसके अलावा जो सामाजिक मूल्य है, उनको भी मैं चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था। कई दफे उनसे मैं डिस्कस करता था जीवन संबंधी बातों से, पर्यावरण से संबंधित, या जो हमारे जो सेंस हैं, सिविक सेंस हैं। क्योंकि हम लोगों के जिस दौर में, मैं जारी रहूं सर? हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए सर। हम सुन रहे हैं आपको, है ना? ठीक है सर। आज के हीरो आप ही हैं सर, आज की फिल्म के हीरो आप ही हैं। अरे सर, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि आपने इस नाचीज को इतनी बड़ी जगह स्थापित किया हुआ है। और मैं साथ में, हम कोई नहीं होते स्थापित करने वाला, आपका काम है इसलिए आप यहाँ पे। नहीं सर, तो दरअसल मैं इसके अलावा जो छात्रों के उसमें, क्योंकि विषय को मैं जरा क्रम से ले रहा हूं, तो छात्रों को किसी भी विषय को समझने के लिए जो स्केच होते थे, ये काफी हद तक जिस काम को वो कठिन महसूस करते थे, वो स्केच के माध्यम से सीख जाते थे।
और जहां तक साहित्य की बात है, मैं कई सटायर लिखता हूं। हमारे बहुगुणा जी भी बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं उन्हें भी पढ़ता हूं और उनसे भी प्रेरणा मुझे मिलती है। तो मेरे सटायर अक्सर कुछ मैगजीन्स में आते हैं, या मैंने बीच में ये आपका काफल ट्री भी आता है, कुमाऊं से वो निकालते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो काफल ट्री में भी एक दो सटायर मेरे छपे हैं। और समय के साथ साथ जो है धीरे धीरे अब समय अब ये आ गया कि मेरे नौकरी का लगभग अंतिम पड़ाव पर मैं हूं। मार्च में रिटायर हो जाऊंगा। सत्र लाभ ले रहा हूं मैं इस समय। तो इस चीज का जी तो सुन रहे हैं, हमें जब जी हमें कुछ पूछना होगा तो हम हाथ खड़ा करेंगे। जब हमने से ठीक है, किसी को ठीक कुछ ठीक है, पूछना होगा, बोलना होगा, हम हाथ खड़ा करेंगे। अगर हम हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं तो आप लोग ठीक है सर। मुझे भी ऐसा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी जी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं एकदम एक फ्लो में बोलता जा रहा हूँ। ये डबल इको आ रहा सर है? स्पीकर तो नहीं है? न, मेरा स्पीकर ऑन नहीं है कहीं। किसी और का हो सकता है। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पर भी नहीं है स्पीकर, तो नहीं है, ऑन नहीं है। अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर दुगड्डा से आप है, दुगड्डा का तो मैंने बड़ा नाम सुना है, और मैंने सुना है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो है गोली चलाना दुगड्डा में ही सीखा था, ऐसा पढ़ा था मैंने। जी जी, यहाँ पर दुगड्डा एक ऐसा शहर रहा है जो कि आजादी की लड़ाई का केंद्र था। पौड़ी, दुगड्डा, नंदप्रयाग एक चमोली में। उसी तरह अल्मोड़ा से भी प्रेरणा थी। अल्मोड़ा भी बहुत बड़ा एक केंद्र रहा है संस्कृति और राजनीति का। तो यहाँ पर एक माहौल सा था। यहाँ पर दोनों तरह के लोग थे। अंग्रेजों को खास समर्थक, जिन्हें बड़े पद मिले हुए थे राय बहादुर राय साहब के, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रांतिकारी भी बहुत थे। तो क्रांतिकारियों में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का आना एक बहुत बड़ी घटना थी। दरअसल में एक आर्मी के अधिकारी थे, नाथू सिंह जी। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर नाथुपुर है। तो नाथू सिंह जी अंग्रेजों के खास होने के कारण उनको अच्छी प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने यहाँ पे दे रखी थी। उन्हीं के परिवार में उनके बेटे जब मेरठ में आर्य समाज विद्यालय में पढ़ने गए वो, तो वहां उनकी मुलाकात क्रांतिकारियों से हुई। उनका नाम था भवानी सिंह जी, भवानी सिंह रावत जी। तो उनके आमंत्रण में जिस समय ब्रिटिश एम्पायर ढूंढ रही थी उनको, तो वो छुप करके दुगड्डा के जंगलों में रहे, यहाँ तक कि नाथुपुर में रहे। दुगड्डा में उनका आना जाना था। तो उनका परिचय एक किसी लैंडलॉर्ड के तौर पे किया गया जो शिकार का शौकीन था। तो बताते थे चंद्रशेखर आजाद जो है पूरे जंगल घूमे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी पक्षी को, किसी जंतु को अपना निशाना नहीं बनाया। उनके लगाए गए निशाने जो हैं पेड़ों की पत्तियों से लेकर के, और अभी भी वहां कुछ सालों तक वो पेड़ टिका हुआ था। अभी हाल में वो पेड़ भी नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी लगभग जो है काफी समय एक तरह से कह सकते हैं एकांतवास में या गुमनाम भी रहे वो सत्ता की नजरों से। तो उसका सारा जो है श्रेय श्री भवानी सिंह जी रावत को दिया जाता है। तो सर आपकी जो वार्ताएं है वो आकाशवाणी से भी प्रकाशित होती रही है? जी जी जी, मैं तो आपकी वार्ता रहती थी, क्या क्या उनके विषय रहते थे सर? सर दरअसल मैंने आकाशवाणी में जाना बचपन से ही शुरू कर दिया था, लगभग कॉलेज टाइम से, इंटरमीडिएट के टाइम से। और आकाशवाणी में मेरी एक छोटी बहन थी, वो सिंगर थी, तो उसको लेके जाता था। तो आकाशवाणी वालों ने कहा तुम्हें भी कुछ आता है? तो मैंने कहा सर थोड़ा बहुत तो बोल ही लेता हूँ मैं, किसी विषय में कुछ लिख लेता हूँ, कविताएं लिख लेता हूँ, कहानियां लिखा ले। उन्होंने उसी समय एक एग्रीमेंट दे करके और मुझे बुला दिया उन्होंने। तो बुला करके उन्होंने वहां पर मुझे याद है कि पहला जो टॉपिक था युवाओं में बढ़ता आक्रोश, क्योंकि हर युग में कहानी तो वही रहती है। आज के युग में भी अगर कोई इसमें डिबेट कराए
तो युवाओं में आक्रोश, मैंने कहा युवाओं में आक्रोश नहीं होगा तो किस में होगा? तो स्थायी है सर, स्थायी है सर। देखिए सर, भ्रष्टाचार, महंगाई, आक्रोश, ये तो हर युग में रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे मुद्दे होते हैं। और स्वाभाविक है कि प्रजातंत्र जो है उसमें आक्रोश का बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी व्यक्ति नाराज न रहे, ज्यादातर लोगों की पूर्ति करनी पड़ती है, चाहे उनके एजेंडे सही हों गलत हों, उसके लिए राजनीतिक दल हमेशा समर्पित रहते हैं, क्योंकि संसार जो है संतों से ही नहीं चलता, कुछ और भी तरह के लोगों से चलता है। तो मैं उस आक्रोश की जो बात कर रहा था मैं वहां पे, तो मैंने एक जो हमारे वहां पर जो मुख्य संयोजक थे, तो वो आक्रोश और उग्रवाद में अंतर नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर आक्रोश और उग्रवाद को, उस समय ये पंजाब का भी मामला चल रहा था, तो मैंने कहा सर इनको थोड़ा सा अलग कीजिए, क्योंकि आक्रोश की परिणति उग्रवाद हो सकता है, लेकिन उग्रवाद आक्रोश नहीं हो सकता। आक्रोश उस व्यक्ति को भी हो सकता है जो मूक है। तो वो पहली परिचर्चा थी। फिर उसके बाद बड़े इंप्रेस हुए, वहां पे सत्यप्रकाश हिंदुवान जी भी एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कहा यार आप तो बड़े काम की चीज हो, आते रहो। तो मैं कई विषयों पर वार्ताएं, बल्कि एक कहानी भी थी उस समय, मैंने एक फटे स्तर का कोट, एक कहानी जिसमें एक व्यक्ति जो थोड़ा सा सुना दीजिए सर, पूरी सुना दीजिए सर। इसमें कहानी एक इस तरह से है कि एक रफीक मियां रहते हैं, वो काफी ईमानदार होते हैं। तो वो दरअसल में PWD के एक एम्प्लॉय होते थे। बाकी लोग तो काफी अच्छा खासा पैसा बना लेते थे, लेकिन रफीक मियां चवन्नी तक भी किसी से नहीं लेते थे। तो हुआ क्या कि वो हमेशा आर्थिक तंगी में रहते थे, परिवार भी बड़ा था, और उसके अलावा जो है आमदनी भी, उस समय 5वां वेतनमान लागू नहीं हुआ था, 6ठा लागू नहीं हुआ था। तो उस समय हर कर्मचारी की जरा परेशानियां काफी ज्यादा थी, बल्कि हमारा भी लालन पालन बड़ी कठिनाइयों में से होता था। तो वो रफीक मियां के पास एक शेरवानी थी उनके पास, उसे वो अक्सर पहन के आते थे ऑफिस में, लेकिन शेरवानी जगह जगह से फट गई थी। तो उसकी जो जेब थी वो भी लगभग फट चुकी थी। तो वो अपने एक खीसे में, जेब में जो है कुछ छालियां रखते थे, सुपारी जो है, कटी हुई सुपारी खाने का शौक था। इसके अलावा वो कुछ शौक नहीं फरमाते थे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा औरों से होती थी। तो ऑफिस लगभग, उनको सारे लोग भोले भाले आदमी थे, तो उनको छेड़ा करते थे कि अरे मियाँ कब तक इस शेरवानी को शरीर में टांके रहोगे, इसकी तो अब रूह भी नहीं रह गई, अब तो न तो इसका आब रह गया न रूह रह गई, आप जो है इसको बदल डालो, कहो तो हम चंदा करते हैं आपके लिए। तो इस बात से रफीक साहब बड़े गुस्सा हो जाते थे। तो रफीक साहब को जब गुस्सा उनका, कहते थे ये जो शर्मा है इसके पास क्यों नहीं होंगे कपड़े, ये तो आदमी का जो है ये खून तक पी जाए, और इन्हें परवाह नहीं है कोई जो है दुखियारा किस कठिनाई में है, इनको तो सिवाय ऊपर की इनकम के कुछ नहीं दिखाई देता। अब एक दिन क्या हुआ कि रफीक मियां को पगार मिली थी, और वो पगार लेकर के घर की ओर चले। उस समय तो तनख्वाह चेक वगैरह से नहीं आती थी, उस समय तनख्वाह जो है सिक्कों में भी मिलती थी। तो रफीक मियां अचानक वो पान की दुकान में रुके, और पान की दुकान में जैसे ही उन्होंने अपने खीसे में हाथ डाला तो रुपए नदारत थे। रफीक मियां बड़े परेशान हो गए, और वो जाकर के परेशान इसलिए हुए कि वो घर में जाकर क्या जवाब देंगे। उनके वही 7-8 बच्चे और उनकी पत्नी, और वो महीने का दुकानदार का, वो मकान मालिक का किराया, दूध वाले का जो भुगतान करना है, उसके अलावा कई सारी चीजें जो उनके आंखों के चारों ओर घूमने लगी, यहां तक कि सारी जो सृष्टि है उनके चारों ओर घूमने लगी। तो रफीक मियां जब घर
पहुंचे तो मुंह लटका करके उस सीधे बिस्तर पर धड़ाम हो गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आज तुम इतने गुमसुम क्यों हो? वैसे तो तुम जीवन भर से ही दुखी रहे, लेकिन आज तो तुम्हारे चेहरे की सारी हवाइयां उड़ रही हैं। तो रफीक मियां, कुछ नहीं, मुझे परेशान न करो इस समय। तो उनकी पत्नी बोली, बताओ तो सही ना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, कोई अगर कठिनाई है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कोशिश करती हूं। तो रफीक मियां ने कहा कि ये जो शेरवानी है ना, हाँ तो मैं कहा करती थी ना कि इसे बदल डालो, इससे क्या हुआ? आज इस शेरवानी की वजह से मेरा जो है पूरी पगार खो गई। उसकी वाइफ रोती है, हाय अल्लाह, पूरे महीने भर हम करेंगे क्या, कैसे दूध वाले का देंगे, कैसे वो उस तरह से उसका। तो वो काफी परेशान हो गई। तो रात भर बिलाप चलता रहा, रफी साहब को नींद भी नहीं आई। सुबह थोड़ी नींद आ रही थी, तब तक पत्नी ने झंझोड़ा और कहा, रफीक साहब आप, क्या बात है, आज काम में नहीं जाना है? 9 बज गए। मैंने कहा नहीं, मैं अब काम में नहीं जाऊंगा। तो ये गुस्सा छोड़ो, किसी तरह रफीक साहब तैयार होकर के, उस दिन उन्होंने शेरवानी भी नहीं पहनी और सीधे सटपट होकर के ऑफिस चले गए और ऑफिस में सिर झुका करके एक उसमें बैठ गए। मन में ये सोच रहे थे कि काश मैं ये सारी लूटपाट करता, वो करता, औरों की तरह जिंदगी जीता। देखो मेरी शराफत की ये कीमत है कि मैं न तो किसी को लूट पाया, आज मैं खुद ही लूट गया हूं। तो जब वो दुखी थे तो ऑफिस के लोगों ने रोज की तरह ताना मारा। तो आज तो बड़े मुक्का तानने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अचानक ऑफिस का एक जो स्वीपर है राधे लाल, उनके पास आया, क्यों मियां आपने ये दुखी क्यों हैं आप? तो वो झुंझला के बोले, तुम अपना काम करो, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते। सर मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हारा कुछ खोया है? वो एकदम चौंकता है कि हाँ 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 हाँ, मेरी कल की सारी तनख्वाह जो है वो पता नहीं कहाँ गिर गई। उसने उठा के उनके हाथ में रखा, लीजिए लीजिए, गिन लीजिए, ये आपकी कल ये टेबल के नीचे गिरा हुआ था। तो रफीक साहब उसको धन्यवाद दिए बिना, शुक्रिया कहे बिना, सीधे दौड़ करके कपड़े की दुकान में जाकर के पूरे एक थान का जो है वो पूरा उठा करके घर लाते हैं। और उन्होंने अपनी शेरवानी नहीं, अपना कुर्ता पैजामा और घर के बच्चों के कपड़े तक बदल डाले और जीवन की एक नई रोशनी की ओर बढ़ चले। और उन्हें भरोसा हो गया कि ईमानदारी भी कोई चीज होती है। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई जी। वाह, ये सर बहुत कमाल की कहानी थी ये। और जिस तरह से आपने संबल का कपड़ों का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है वो बहुत अद्भुत है। जी 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 जी। और लगातार ये हमारे दर्शक जो है कमेंट्स कर रहे हैं सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के आप जिस तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं। एक और बात सर, आपने बहुत सारी और नाटक भी आकाशवाणी में लिखे और पढ़े हैं, तो वो हाँ जी नाटक जी कौन? जी, मेरा पहला नाटक गढ़वाली में था, उसका नाम था हाय इनू सफर। अच्छा, वो दरअसल में एक गाड़ी के अंदर की कहानी है। मैं अक्सर गाड़ी में बैठ करके जब हम ड्यूटी जाते थे तो एक चर्चाएं लोगों की आपस में जो है, शराब से लेके बीड़ी से लेकर के और जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर बातचीत होती थी। तो उसमें अक्सर हमारे जो समाज में आजकल पहाड़ों में लोग अपनी खेती पाती या बागवानी इस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसमें एक व्यंग था वो, कि वो जिस तरह शराब का प्रचलन बढ़ रहा है, गाड़ी में बैठ करके जो धुआं उड़ाते हुए बात कर रहे हैं लोग, तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा था कि उस गाड़ी में एक भला आदमी भी बैठा हुआ जो कर्म योगी है, जो कर्म करता है अपने घर में। तो गांव वालों ने उसका नाम, क्योंकि वो दिन रात अपने खेतों में बगीचे में काम करता है, तो उसका नाम नर पशु रख दिया।
नर पशु इसलिए रखा कि वो उनकी कचड़ी में नहीं बैठता था, उनके साथ दारू नहीं पीता था, उनके साथ जो है इधर उधर की नहीं लगाता था, वो अपनी खेत में दिन रात लगा रहता था। तो वो व्यक्ति भी वहां बैठा हुआ है और वो हमेशा जो है कुछ आगे बढ़ने की बात करता है। तो उसमें एक गाड़ी में नेताजी भी बैठे हुए हैं। तो नेताजी जो है वो सरकार को हर बात के लिए कोस रहे कि कोई 100 साल पुराना बूढ़ा भी, जो मरा हुआ 100 साल पुराना मरा हुआ जो बूढ़ा भी अगर यदि गांव में आए तो गांव बदला नहीं, वो देखेगा कि या तो दुनिया नहीं बदली या मेरा गांव नहीं बदला। तो वो इस तरह की कुछ तानेबाजी और उस तरह की बातें करके कहीं गाड़ी में झटका लग रहा तो बोला देखो सरकार के क्या हाल हैं ये, कि देखो ये बुरी तरह से पैसा खा जाते हैं, ये खा जाते हैं। तो अचानक वो गाड़ी को रुकवाते हैं। एक सीन दे रहा हूं, शायद ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं इसको, एक सीन बता रहा हूं कि वो अचानक जो है उतरते हैं और जरा एक 5 मिनट रुकना, जरा मेरी बेटी रहती है यहाँ पे, उससे जरा मिलाऊं मैं। और मैं बस बिल्कुल मैंने एक वहां पे थैला दे रखा, उसे लेकर के मैं ऊपर आता हूं। तो वो उतर के थोड़ी देर में थैले की जगह में वो रुमाल लाए। तो लोगों से ने पूछा जी क्या को गए चाहे तुम मोड़ी, कि थोड़ा सी वो बच्ची के लिए मैं 4 आम ले गया था इस रुमाल में, तो तुम तो थैला बोल रहे थे। उसने कहा नहीं इतना आम तो नहीं था, 4 आम मैं बेटी के लिए ले गया था। तो ये आम तुमने पेड़ लगा रखा है साहब? उसने कहा पेड़ नहीं, हमारे गांव के नीचे जंगल के अंदर छोटे छोटे आम होते हैं, उनको बच्चा टीप के लिया है। ओहो तुम बंदरों के हिस्से का आम उठा के ला रहे हो और ऊपर से नेतागिरी के साथ सरकार कुछ नहीं कर रही, तुम क्या कम कर रहे हो? अरे कम से कम अपने चौक में एक आम तो लगा दो। तो वो तब तक पीछे से आवाज आई, अरे भाई ऐसी गलती नहीं कर, म्यार बबन भी लगे छो, एक आमक पेड़ बीच चौक में। सर समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं। हाँ, आम को पेड़ लगे छो और आम भी साहब भलू खासू वेगे छो, 2-3 साल में वे आम देना शुरू कर दे छा, डालू भी खूब बड़ी और वे पर लगादक आम लगन बैठ गए। लेकिन साहब हमारा दुर्भाग्य, सारा गांव का डूंगा हमारा आमा का डाला पर, और कुछ डूंगा तो हमारा कूड़ा पर भी। अब बड़ी परेशानी क्या थे, डांटी तो गांव में लोग नाराज हो गए। धीरे धीरे हमारा सोशल बाइकआउट ही हो गया। गांव को लोग बोलना एक आमक पेड़ लगा दिया तो आप उसे बहुत बड़ो आदमी समझना छन। तो साहब दुखी एक दिन क्या हुए कि बाबा आमक जगवाली कनो छो कि मथी बटे ने एक ढूंगो यार वो बाबा की मुंड में पड़ गया। बाबा एकदम लमसट जमीन पर पूरा 14 टांका है, हॉस्पिटल ले गया साहब, पर हॉस्पिटल ले जानो तो भी एक आदमी नहीं है। और जब बाबा हॉस्पिटल में ठीक ठाक हुए गया, बाबन कुलाड़ी उठाए और वे डाला था पूरा गिंडे दिया, मतलब उसको काट दिया और कहा कि ऐसा पेड़ रख के क्या फायदा, जिससे पूरी बिरादरी भी नाराज हो गई, मेरा सिर भी फूट गया। तो दरअसल में पहाड़ की जो एक समाज के अंदर जो अंतर्द्वंद है, जो आज के दौर में जो क्या कह सकते हैं उसको कि कार्य संस्कृति का समाप्त हो जाना, एक वैक्यूम सा आ गया। और इसी का जो सबसे इसमें मैं पर्यावरण शब्द भी यदि जोड़ दूं, यह तो केवल एक दृश्य था। तो हमारा आमतौर पे जंगल से जो पर्वतवासी था उसका जल, जंगल और जमीन, 3 एक अस्तित्व के सवाल थे ये। लेकिन जंगल में प्रतिबंध लग गया, पानी पे प्रतिबंध लग गया। भले मेरा कहना ये नहीं है कि जंगल काटे जाएं, लेकिन जंगल और मनुष्य का जो पुराना नाता था वो कायम रहना चाहिए था। वो कायम इसलिए संवर्धन के लिए रहना चाहिए था, काटने के लिए नहीं। तो आज भी बहुत बड़ा रोजगार का जो कारण हो सकता है वो जंगल हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि जंगलों में आग लगने की घटना, जंगलों में लोगों का जंगल से मोह खत्म होना। पुराने जमाने में जब ब्रिटिश टाइम होता था
तो उस समय एक हक हकूक मिलते थे लोगों को, थोड़े बहुत सहतीरों के लिए थोड़ा लकड़ी आदि मिल जाती थी। लेकिन उससे अधिक जंगल वाले, जैसे जैसे जंगल में आग लगती थी तो सारा गांव जाके उसे बुझाता था, एक जिम्मेदारी होती थी। आज जंगल के प्रति लोगों का रुख बिल्कुल मोह, क्योंकि जंगल जबरदस्ती भी उगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती के जानवर भी उनमें तैयार किए जा रहे हैं। तो गांव गांव में एक शिकायत है कि जंगल, ये हमारे जंगल थोड़ी हैं। पहले तो समाज का होता था जंगल, अब सरकार का हो गया। तो इसमें मैंने एक व्यंग उसमें भी लिखा, जंगल का किस तरह से जंगल में एक आज के युग में लोगों की बेरुखी जंगल के प्रति हो गई। इसके अलावा मेरा जो दूसरा नाटक था वो गढ़वाली में आंदोलन शुरू। ये दरअसल में उसमें एक जो पहाड़ों के हॉस्पिटल हैं और जो आजकल की व्यवस्था है जो उस पर आधारित है ये। इसके अलावा ये जो शराब की प्रवृत्तियां हैं हमारे पहाड़ों में, तो इस पर नाटक। तीसरा नाटक मेरा जैसे हिंदी का नाटक था, उसका हरे मुरारी था वो उसका नाम। तो उसमें भी कुछ दार्शनिक पहलू मैंने लिए हैं। ये फिलोसफिकल ज्यादा था वो, कि जिस तरह से। जी सर, कुछ नहीं, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आप। जी, थोड़ा वो एक फिलोसफिकल था उसमें। दरअसल में ये जीवन का जो आज जिस तरह से एक परिवर्तन हो रहा है, एक तबका तो है जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे एक इनर्सिया जिसे कहते हैं, जड़त्व वाला, ये समाज में भी जड़त्व होता है एक तरह का, कि किसी बात में हम लोग अपने विचारों को न तो बदल सकते हैं, नए लोग, मैं ये भी नहीं कहता कि नई बातें भी बहुत सही हो सकती हैं, लेकिन पुराने जगह में स्थायी रूप से टिका रहना भी एक प्रवृत्ति है। तो इसके बारे में भी मैंने वो एक नाटक लिखा था जो अभी आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। तो इस तरह से मैं छुटपुट लिख रहता हूँ। कुछ सटायर लिखा था, एक सटायर मेरे पास यहाँ कंप्यूटर में पास में है। तो मेरा अनुरोध है कि मैं कुछ डिस्प्ले कर सकता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो आएगा बहुत साफ नहीं। कुछ कार्टून्स थे मेरे। बिल्कुल करिए करिए। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सर, जो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं और कार्टून आपके देखना भी चाहते हैं। उसमें हमारे राकेश पोखरियाल जी और आपके बाल सखा राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी। हाँ, उपाध्याय जी, अरे उपाध्याय जी का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, और उन्हीं की मेहरबानी है मैं आपसे जो दो चार हो पा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा, यार जोशी जी आप क्यों नहीं उस प्रोग्राम को देखते। मैंने कहा मैंने देखा है, मुझे एका दुक्का दिखा, क्योंकि प्रोग्रामों की भीड़ में कभी कभी पता नहीं चलता। लेकिन आज मुझे बात से आपको एका दुक्का नहीं देखना, रोज देखना है? नहीं, मैं रोज ही देख रहा हूँ सर। उसके बाद उपाध्याय जी के बोलने के बाद मैं लगभग मैं पुराने एपिसोड भी देख रहा हूँ। मैं बल्कि इसमें देख रहा हूँ, क्या नाम है इसका, लैपटॉप में मेरे, क्योंकि इसमें छोटा आता है तो उसमें थोड़ा बड़े बड़े आप लोग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और आप तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि थिएटर के बहुत अच्छे वो रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं कोई थिएटर में भी कुछ लिखूं। आपने लिखे? मैं नाटक वैसे अभी तक तो रेडियो के लिए लिखे। तो रेडियो में दरअसल में रंगमंच का हो जाएगा, थोड़ा सा बदल के रंगमंच हो जाएगा। जी जी जी, मैं उसे तैयार कर सकता हूँ। आजकल भी मेरा एक चल रहा है पहाड़ की पृष्ठभूमि पर, जो कई लोग बेरुखी से पहाड़ छोड़ देते हैं तो बाद में याद आती उन्हें, तो उस टाइप से है। हमारे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी और हमारे जो मैंने बताया दूसरे दर्शक थे बहुत सारे, जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि राकेश पोखरियाल जी आ जाइए कि आप कार्टून लिखें। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं जो आज पहली बार कमेंट कर रही है, कविता पुनेरा भट्ट। वो लिखती है, टीचर शो प्रोग्राम मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, मैं हर दिन इस प्रोग्राम को देखती हूँ और विशेष रूप से शिक्षकों को शिक्षकों के लिए बहुत कुछ सीखने का प्रोग्राम है। मुझे हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और प्रयासरत हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ कर हूँ कि निशान छोड़ पाऊँ, अपने निशान छोड़ पाऊँ। और यहाँ पर आने वाले सभी माननीय शिक्षक धन्यवाद हैं, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कविता जी आपका, और आपके जो निशान हैं वो सोनू के
निशान छोड़ेंगी तो हम उसको जरूर लपक लेंगे। नहीं सर, प्रतिभाओं का धनी है हमारा विभाग। जी जी जी। तो मैं मनोज इस्टवाल जी हमारे दर्शक को कह रहे हैं, यकीनन अध्यापकों को ऐसी चर्चाएं रखनी चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। तो आपका जो कार्टून वाला हिस्सा है सर, उस पर हम आए हैं। आप कब तक कार्टून ढूंढिए, अगर आपको मिल पाते हैं पुराने कार्टून जी तो जी, हम मेरे देखते इस्टवाल, हैं। पहले मैं इस्टवाल जी को नमस्कार कहता हूँ। मैं यहाँ पे इस्टवाल जी मेरे मित्र हैं, हमारे जी बहुगुणा जी, इस्टवाल जी, ये सब लोग जो हैं साथी। और उपाध्याय जी का तो लगभग ये रास्ता ही तैयार किया हुआ है। और जहां जी तक अध्यापकों के अंदर है, मैं देखता आया हूँ अक्सर। मैं एक छोटा सा मैं किस्सा सुना देता हूँ अध्यापक शब्द से। कुछ लोगों की जो धारणाएं होती है ना सरकारी स्कूलों के जी प्रति, तो मैं अक्सर थोड़ी सी वकालत भी कर देता हूँ। मैं सर, मुझे इजाजत हो आपको आपकी, तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। तो स्वागत है सर, स्वागत है। दरअसल दरअसल मैं एक दिन में थोड़ा आवाज, हाँ सर। जोशी सर, एक 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 किसी को जी, बंद कर दिए आप, दो जगह से लाइव। हाँ, मैं माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी। एक जगह से बंद, किसी जगह से हट जाइए सर। आप दो दो इक्विपमेंट से आप लाइव हो रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है। इक्विपमेंट मेरे पास सर। नहीं नहीं, आपसे नहीं कर रहे। ठीक 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 है सर। तो ये सर मैं वो जिक्र कर रहा था मैं अभी कि जी मैं बीएसएनएल में एक संशोधन बिल का संशोधन, उस समय बिल आते थे तो काफी बड़ा बिल आ गया, तो मैं संशोधन करवाने बीएसएनएल में गया। तो वहां के जो क्लर्क थे वो लगभग काफी देर कर दी थी उन लोगों ने। तो मैं अधिकारी जी के पास चला गया उनके। तो अधिकारी एक नए काफी यंग थे, और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप बैठिए मेरे साथ। आप कौन से विभाग में काम करते हैं? मैंने कहा जी मैं शिक्षा विभाग में काम करता हूँ सर। हाँ, तो शिक्षा विभाग में, ओह वेरी पुअर सो यार, आप गवर्नमेंट स्कूलों में जो अध्यापक हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सर क्या करना चाहिए हमको? अरे मैं अक्सर पेपर्स में देखता रहता हूँ, रिजल्ट्स देखता रहता हूँ, दिल्ली के बच्चे निकलते हैं, देहरादून के बच्चे निकलते हैं, काफी लोग निकलते हैं, लेकिन पहाड़ों से मुझे बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं जो कुछ निकल रहे हैं। मैंने कहा सर पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा एक चेतना का थोड़ा सा फर्क होता है, अभाव तो नहीं होता। क्योंकि हमारे ज्ञान को जो है दो हिस्सों में बांट दिया गया है, बल्कि बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया है इन्होंने। जो ग्रामीण क्षेत्र का ज्ञान है वो उसको कोई काउंट नहीं करता। बल्कि एक मैडम मुझसे कह रही थी कि मेरा बेटा इतना काबिल है कि वो कंप्यूटर के सारी चीजें कर देता है, मोबाइल में भी सारे पता नहीं क्या क्या कर देता है, डाउनलोड कर देता है। यहाँ के बच्चे तो देखो कितने, समझाओ। मैंने कहा यहाँ के बच्चे के साथ किसी दिन जंगल चले जाना, उसको सारी चिड़ियाओं के नाम मालूम है, उसको सारे पत्थरों के प्रकार मालूम होंगे जंगल के अंदर। मैंने कहा आपने ज्ञान को जो है, ठीक है आधुनिक ज्ञान है, लेकिन सभी कुछ कंप्यूटर नहीं है। गांव का आदमी, तो मैं उनसे बात करी मैंने। दरअसल में सर, मैं जब नई नई नौकरी में गया था तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं बिल्कुल एक रिमोट एरिया में गया। तो वहां जाकर के मैंने उस समय देखा कि हर जो बच्चे आते थे उसके परिवार में 8-8 बच्चे होते थे, 6 से कम तो होते ही नहीं थे। धीरे धीरे युग बदला, हमने बातें भी करी लोगों से, यार इतने बड़े बड़े परिवार से तुम लोग चल रहे हो, तो इसमें ये एक गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। तो मैंने देखा कि आज के दौर में उन्हीं परिवारों में जो आगे संतति है उसके 2 या 1 बच्चे। दूसरा, उनका एक जो है उस तरह के जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो सेंस था, बच्चे काफी गंदे आते थे। आज हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों के, वो आपके बच्चों से भी ज्यादा साफ है। सर, पहले आपके कार्टून भी हम देखना चाहेंगे, वो भी निकालते रहिए साथ में। कार्टून को सर मुझे इसका जो वो है कैमरा, इसको जी, थोड़ा टर्न करना पड़ेगा उस तरफ। आपके जो पास आपका पेपर में है कि कैसे है कार्टून? नहीं, मेरे कार्टून यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ मेरा। अच्छा, तो पेपर में नहीं है तो कंप्यूटर में ही कर लीजिए सर, बोलते रहिए और कैमरा टर्न कर लीजिए, हम सुनते रहेंगे, आप बताते भी रहिएगा। कैमरे का जो फ्रंट कैमरा है उसको कर दूं मैं, वो बैक कैमरे को ऑन? नहीं, इसी कैमरे से कर लीजिए सर। अच्छा, इसी से कर लेता हूँ सर। हाँ,
ठीक है सर, मैं आप अगर मुझे भेज निकालता हूँ। दे, वैसे तो शेयर का ऑप्शन भी होता है, लेकिन आप मोबाइल से हैं तो लाइव मोबाइल में नहीं हो पाएगा, लैपटॉप में होते मेरे तो हो जाता। इसमें मेरे शेयर शेयर के लिए भी था कुछ चांस है, लेकिन मैं शायद भटक ना जाऊं, कनेक्शन हाँ नहीं कट नहीं, ना इसमें जाए। भी होता है। हाँ लैपटॉप में नहीं हो पाता है, इसमें मोबाइल से नहीं हो पाता है। हो सकता है ये कितना स्पष्ट आता है, देखता हूं मैं। जी जी, आप कोशिश करिए, तब तक मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, तब तक आप जारी ये रखिए सर सर उसको। हो गया वैसे सर। आप मैं आपको ले आऊंगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जागेश्वर जोशी सर हैं, जो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट है, और थोड़ा तकनीकी बाधा के कारण हम सीधे उनके कार्टून नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कार्टून दिखा पाए, और उस पर हम चर्चा करेंगे। कल हम होंगे मध्य प्रदेश में। कल शाम 7 बजे हमारे साथ मध्य प्रदेश से होंगे राजकुमार चंदन जी, देवास मध्य प्रदेश से, जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो कल हम उनसे हिंदी साहित्य और उनकी कविताएं सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे शाम 7 बजे से। अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधाओं के शिक्षकों को हम द टीचर शो में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी यदि ऐसे शिक्षकों को जानते हो तो उनका बायोडाटा हमें भेजिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है बगुड़ा जी का नंबर, ईमेल, या जोशी सर को भेजिए, या मुझे भी भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी शिक्षक इस तरह की उपलब्धियां रखते हैं, उन सबको हम लेकर के आएंगे इस कार्यक्रम में। यदु जोशी जी बहुत प्रसन्न है आज जागेश्वर जोशी जी के आने से, कह रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे भाई को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्टून वो उन्होंने दिखाया है, शायद हम देखते हैं। ये जी सर, डिस्प्ले हो बताइए पा रहा सर। है जी सर? दिख ये रहा है कार्टून डिस्प्ले। दिख रहा है सर, पूरा इसमें छपा हुआ पूरा? जी जी जी। दरअसल में ये शिक्षा विभाग में एक मिनिमम लर्निंग लेवल एक कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का, जो आरटी के थ्रू जो है कि बच्चे को न्यूनतम ज्ञान हर बच्चे को देना। तो उसका प्रत्यक्षीकरण एक गुरुजी ने इस तरह से किया कि वो एल्फ और लॉइन सिखाने के लिए वो जंगल ही चले गए शेर के पास। तो बोलने लगे दिस इज माय मैक्सिमम। सर दिख रहा है ये? सर दिख रहा है क्या? जी हाँ, देख रहे हैं, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा अच्छा सर, ये एक बच्चे और टीचर के बीच में ये एक संवाद है यहाँ पर कि आपका लर्निंग लेवल मुझसे भी कम है, मैं आपसे कुछ सीखा तो हूं, लेकिन आप मुझसे कुछ नहीं सीखें। ये मैडम पढ़ी लिखी मैडम, मेरे ख्याल से सर आ रहा है ये? आ रहा है, सर हम देख रहे हैं। ठीक आ ठीक है, रहा है। मैं बढ़ा तो मेरे ख्याल से मैं बढ़ाता जाऊं। हाँ, बढ़ाते जाइए आप। अच्छा जी जी। ये मेरी समझ में आया कि बड़ी बड़ी डिग्री वाले मेरे सामने फेल है, मुझे समझना कितना कठिन है। एक बच्चा कह रहा है। ये आजकल जो स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो वो टीचर को धमकी दे रहा है ज्यादा सिखाने की कोशिश न करें, दयावश टिकाऊं, कहीं चला गया तो दुर्गम का टिकट बुक। एक सिंगल बच्चा है वहां पे, ये ये अपने बच्चे अपने भाई की शिकायत कर रहा है कि मेरा भाई ये भी नहीं जानता कि मैं कितनी मुश्किल से पढ़ पा रहा हूं। ये टीचर का, जबकि एक दफे बच्चे, मुझे भी जो है कई बातों का पता नहीं होता था, एक अध्यापक भी सब कुछ नहीं जानता जो बच्चा जानता है। तो बच्चा कह रहा है किताब छोड़ो सर, जंगल चलो, पौधे और जीवों के बारे में आपको कितना और मुझे कितना पता है। ये इस बच्चे का जो ट्रेंड किया हुआ कुत्ता कह रहा है कि अरे मैं तुमसे इतना तो सीखा हूं, ये कौन सी स्कूल है जो तुम्हें बुद्धू कहती है। ये यहां पर कि पापा मैडम बोल रही थी पेड़ नहीं काटने चाहिए, नंबर पाने हैं तो मैडम की बात मानो, अगर रोटी खानी है तो मेरी। ये चित्र है, ये मेरे ख्याल से डिस्प्ले हो रहा है सर। यहाँ हो रहा है, देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये वही है, तेरे साथ के बच्चे सब फर्स्ट आते हैं, एक नालायक तू मेरे त्याग तब पर पानी फेर रहा है। वो एक जो पापा 33% का मतलब है कि 67% मैंने किताब से बाहर की दुनिया पढ़ी है।
पापा बेलाइन नहीं ऑनलाइन हूं। ये ट्रांसफर की काउंसलिंग हो रही थी सर बहुगुणा जी। जी हाँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो आपको उम्मीद है कि सेहत देकर के मेरा तबादला हो जाएगा? पिछली बार यह कहकर के रिजेक्ट कर दिया गया कि तू मेकअप करके आया है। एक दुबला पतला बीमार टीचर गया उसके पास। जी जी जी। और यहाँ पर एक वो था कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए तुम्हारी जगह न तो दुर्गम न सुगम बल्कि शमशान घाट में होनी चाहिए। बहुत सारी बड़ी फाइल बना के ले गया ना। जी जी। ये पॉलिटिकल है थोड़ा सा। हाँ हाँ। ए नीतीश बाबू, वो तो हम चरवा घोटाले में फंस गए थे, शिक्षा घोटाला कैसे करते, नहीं तो हमारा बचुआ भी पीएचडी होते। बहुत बढ़िया। ये सर अभी चकबंदी का जो कार्यक्रम आजकल चर्चाएं होती कि चकबंदी हो पहाड़ में, जी। लेकिन उस चकबंदी में सबसे ज्यादा जो बाधा होता है, जो घर छोड़ करके बाहर भागे हुए होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो वो उसको गांव के एक भोले आदमी को बता रहा है ये अंग्रेज नहीं है, अमेरिका वाले गुंदरू काका के नाती हैं, अमेरिका से आ गए अपने पुंगड़े ढूंढने के लिए। ये एक शादी का दृश्य है। जरूर ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, वरना एक ही महफिल में इतने मौसम। बहुत बढ़िया। ये एक नवजोत सिंह सिद्धू जी का है, उस बीच में पॉपुलर हो गए थे वो। तो इमरान खान से उम्मीद कर रहे थे, तो वो डेमोक्रेसी ऑन फुट, क्यों लज्जित करते हो, देख नहीं रहे हो कहां खड़ा हूं मैं, पाक आर्मी के उसमें। इस तरह के सर ये अभी बीच में जो प्रधान पतियों का चल रहा था, बीच में तो पति चल रहा है पीछे से गन लेके, तूने ये बोलना था ये मेरा शैडो नहीं प्राणपति है। तो वो कह रही बोल तो चुप नहीं, ये प्रधानपति है। ये सर नेताजी एक उनके शिलान्यास को देख रहे हैं अपने, तो उनके अधिकारी बता रहे हैं सर ये ऐतिहासिक शिलालेख नहीं है, गत चुनाव में आपके द्वारा किया गया शिलान्यास है। बहुत बहुत तीखी निगाह है आपकी। सर थैंक्स सर। आप ये सर ये मुद्दा मेरे खिलाफ नहीं बनता, ये शिलान्यास मैंने जरूर किया था, लेकिन पिछली पार्टी की सरकार, पिछली पार्टी की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि आप मुझ जैसों को बार बार चुनकर भेज रहे हो, आपको बताते खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र को अति पिछड़ा घोषित कर दिया गया है, जब आप ऐसे नालायक को बार बार चुन रहे हैं। ये था सर, अरे हम तो पराए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया घूमने आया ना कोई अधिकारी, तो यहाँ का नेता वेस्ट इंडिया कंपनी वाला, अरे हम तो पराए थे, हमने ऐसी लूट नहीं मचाई। ये हिंदी वाला सर, मैंने जिक्र किया था इसका, हिंदी मेरे माथे की बिंदी जरूर है पर मेरे मांग का सिंदूर नहीं हो सकती। ये बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मैंने सर को भट्ट जी को भी भेजा था पिछले दिनों कि क्या कहा 1 करोड़, मेरे भी अपने सिद्धांत हैं, 5 करोड़ तक कोई मुझे डिगा नहीं सकता, लेकिन भाइयों इससे ऊपर मैं ईश्वर के अधीन हूं। ये पाकिस्तान के उसमें था कि उस समय 2 थे, राहल शरीफ और नवाज शरीफ। तो मैंने लिखा था 2, हाँ राहल शरीफ आर्मी चीफ था और ये नवाज तो हो ही गए, तो उन्होंने कहा 2-2 शरीफ और खुदा हाफिज। ये सर अभी बनाया था मैंने चाइना के उसमें। वो साहब जी नेपाल के मानचित्र में वो मैडम जी जरूर शामिल रहनी चाहिए, हिंद महासागर भी आपके मानचित्र में दिख जाएगा। नेपाल, ये सर इसको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया था, वो बेहतर है। और ये इसकी दारू का इलाज करवाने आई थी यहाँ पे, तो आपकी दवा से इनकी दारू तो छूट गई, लेकिन तब से इनकी कंठ की आवाज आनी ही बंद हो गई।
ये आजकल जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है, ये हमारे तिवारी जी बहुत पहले बनाया था मैंने एक मैगजीन के लिए, एनडी तिवारी जी। ये दिख रहा है सर? हाँ, लैपटॉप को थोड़ा सा कर लीजिएगा, आप अपने मोबाइल में देखिए आप। हाँ अच्छा, मेरा मोबाइल जी, मैं दरअसल में मैंने दोस्त वो कर रखा ना इसका। अच्छा, ये आ गया सर, ठीक है। ये एंगल बेहतर है, ये एंगल बेहतर है, ये ठीक है सर। ये आपके औजार वापस करने आया हूं सर जी। अब तो चीनी स्टाइल ज्यादा मुफीद होगा, वो अमेरिका देता था ना इन्हें। ये टेररिस्ट का है सर, दिख रहा सर? ये सर पहला वाला कार्टून था मेरे, बहुत पुराना इलांस में छपा था ये, कि ब्रांड कोई भी मिल जाओ साहब, नीट ही पीण पोड़ली, क्योंकि किले की पहाड़ में पानी की बहुत कमी है। ये दिख रहा होगा सर। फोन आया था मंत्री जी का, आपके पर्चे में मैंने सभी जानलेवा बीमारियों की फ्री दवा लिख दी है। इतने बड़े आदमी की सिफारिश जो लाए हैं आप। बहुत बढ़िया, दिख रहा है सर? मुझे एंगल बीच में बदल जा रहा है क्योंकि मेरे अपोजिट है ना ये। मैं समझ गया। आप अपने आप देखिए अपने स्क्रीन पे, अगर आपको अच्छा दिख रहा है हमें दिखाई देगा, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेगा वही हमें दिखेगा। ये स्क्रीन पे ठहरो सर, इसके वर्डिंग नहीं आ रही होगी कि सुसरे तुझे से सांस भी। ये अस्पतालों की हालत है ना, केवल अस्पतालों में कई जगह स्वीपर ही स्वीपर है, तुझे सांस भी नहीं ली जा रही है। अभी 2 कमरे पड़े हैं झाड़ू को, तो वो उसी को वो कर रहा है, ब्लेम जो है। मेरे ख्याल से डिस्प्ले उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, अब आता नजर आ रहा है थोड़ा सा जी। आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा। नहीं सर, वो दरअसल में हो सकता है मैं टाइम वो कर रहा हूं, तो ये पानी की समस्याओं पे है। चलो सर, इसे मैं क्लोज करता हूं। बहुत बढ़िया सर, जैसा भी दिखाओ, मैं वैसे व्यवस्था नहीं कर पाया इसकी। नहीं बहुत सुंदर। कार्टून आए थे सर, स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहे थे वैसे। नहीं, थोड़ा आइडिया मिल गया हमें। समझ आ गया था हमारे। जी जी, धन्यवाद सर, आपको अगर थोड़ा पसंद आए हो ये। दरअसल में डिस्प्ले का कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं यहाँ पे। जी जी। मैं जैसे आर.के. लक्ष्मण जी के कार्टून्स हैं, जी जी लिखा बहुत कम जाता है। जी 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 पिक्चर से आदमी समझने की कोशिश करता है, समझ ही जाता है। जैसे उनका जी, जी। आपके टाइम में बहुत पत्रिका चलती, धर्मयुग, और जी, जी, उसमें जी, बिल्कुल। डब्बू जी आते थे, हाँ जी नहीं? जी जी। हाँ जी, आबिद सूरती जी का। हाँ जी, आबिद सूरती जी, खैर अब तो उन्होंने कार्टून कम कर दिया। वो मुंबई की सड़कों में नल ठीक करते हैं, इस घर से हाँ जी पानी जी, वो पेंटर भी थे, और डब्बू जी आता था उनको। बहुत अच्छा सामाजिक काम कर रहे थे। वो उन्होंने 414 नल हाँ जी पिछले इस साल को उन्होंने 414 नल ठीक कर दिए मुंबई घरों में, जहाँ पानी लीक होता है ना, वहाँ वो रेंच और प्लास और वो लेके जाते हैं, वॉशर, जहाँ भी वो जी, देखते जी। हैं नल पानी जा रहा है। आबिद सूरती जी के जैसे कार्टून आपने देखे, आर.के. लक्ष्मण जी के देखे, जी 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 आप क्या जी। लगता है कि आपके कार्टून और उन कार्टून में अंतर क्या है, या आपके फेवरेट कार्टून कौन से हैं? आप हाँ जी, कहाँ से दरअसल में सुन लीजिए सारे क्वेश्चन, आप कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? क्योंकि
कार्टूनिस्ट का दिमाग वहां चलता है जिसको सुबह चाय की चुस्कियों में आदमी देख के बड़ा पसंद होता है, यार क्या बात कह दी है। जो कविता वाले कवि लोग कविता करते हैं ना अपनी, हम वो जो 1000 पन्नों में नहीं होती वो हम 2 लाइनों में कह देते हैं। बिल्कुल लगता है कार्टूनिस्ट जो है 1000 पन्नों का। हेलो, हाँ ग्रेटेस्ट। आवाज थोड़ा कट रही सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। वैसे अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। दरअसल में सर मैं कार्टून को थोड़ा हिस्सों में बांट दूं। दरअसल में आर.के. लक्ष्मण और अबू इब्राहिम होते थे एक जमाने में। इंडियन एक्सप्रेस में अबू इब्राहिम थे। आर.के. लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन के कार्टूनिस्ट थे। इसके अलावा एक कुट्टी होते थे दक्षिण के, कुट्टी हो गए, और बाला ठाकरे जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए, उनके बेटे, उनके भतीजे राज ठाकरे, ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्टों में से आते हैं। मुझे सबसे बढ़िया अगर स्केच किसी के लगते थे, मारियो मिरांडा के लगते थे। मारियो मिरांडा एक गोवन आर्टिस्ट भी थे और कार्टूनिस्ट भी थे सर वो। तो उनका दरअसल में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में उनके कार्टून आते थे, आपने देखा होगा कभी। उनकी आंखों पर बड़ा भारी जो कार्टून के जो आंख थे वो बड़े काफी खुली हुई आंखें होती थी वो। इसके अलावा जो विदेशी कार्टून भी मैं उनको स्ट्रिप्स को देखता था। हैगर द हॉरिबल एक कार्टून स्ट्रिप आती थी। ये डब्बू जी और स्ट्रिप वाले जो कार्टून है, ये बिल्कुल एक व्यक्तिगत सामाजिक या इस तरह के कार्टून होते हैं। तो ये एक सेहाब भी थे, कभी हमारे बच्चों की मैगजीन में आते थे, पराग में सेहाब आते थे। आपका हैगर द हॉरिबल के जो कार्टूनिस्ट थे डिक ब्राउन अंधे थे, आंख उनकी नहीं थी, ब्लाइंड थे, और उसके बाद भी वो बहुत सुंदर एक स्ट्रिप, आज भी अगर आप कभी सर्च करें हैगर द हॉरिबल, बड़ा इफेक्टिव वो 3 स्ट्रिप्स में आता था हमेशा। तो ये जो कार्टूनिस्ट थे इन सभी का मेरे पे अच्छा प्रभाव पड़ा। मैं सबसे ज्यादा जो लीग पे चलता हूँ आर.के. लक्ष्मण जी के उसमें चलता हूँ, क्योंकि मैं आर.के. लक्ष्मण जी की खूबी ये थी कि थोड़ा सा लिखते थे जरूर। उनका जो पात्र था वो बोलता था। फर्क यही था कि उनका कॉमन मैन, तो उनका जो कॉमन मैन था वो बोलता नहीं था, वो मूक दर्शक था। जैसे भारत का एक आम जो शहरी है, जो आम व्यक्ति है, उसकी दरअसल में आवाज ऊपर तक नहीं आती, बहुत बड़ा सिंबल था वो। उसी तरह इसका एक जो नए लोगों में शेखर गुरेरा, सुधीर तेलंग के दौर पे तो मेरा थोड़ा बहुत ये भी था कि कुछ लोग कहते थे यार तुम तो बहुत अच्छा, सुधीर तेलंग से भी बेहतर काम करते हो, तुम्हें आगे आना चाहिए। वीरेन डंगवाल जी थे, वो मुझे उन लोगों ने काफी प्रेरणा दी। ये मंगलेश डबराल जी हो गए। तो मैं एक्सप्रेस बिल्डिंग में गया था जब उन्होंने कहा था कि भाई हमें कार्टूनिस्ट तो अबू इब्राहिम की तरह चाहिए। तो अबू इब्राहिम जरा एक डिफरेंट टाइप के कार्टूनिस्ट है। उनके स्केच की एक खूबी होती थी कि वो एक आधी लाइनों में सब कुछ बना देते थे, और मुझे पता नहीं उस समय उतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो बड़े, आज उनका जो स्थान ले रखा है वहां पर, ये एक घोर पढ़कर हैं कोई। तो सर मैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहा वो आर.के. लक्ष्मण से रहा। और मेरे जी काक थे, काक का देसी ठाट था उनके कार्टूनों में। तो वो दरअसल में उनका पॉकेट कार्टून, देखो कार्टून 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो पॉकेट कार्टून जैसे आप सुबह देखते हैं, उसमें एक कभी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सैमुअल आते थे, सैमुअल जी उसमें सैमुअल में आते थे, श्रीमान जी नाम से आता था, क्या आता था, श्रीमान जी, सुधीर दर के स्केच। बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट मेरे केशव शंकर हुए हैं। शंकर पिल्ले बहुत पुराने, नेहरू जी के जमाने के थे वो। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी के वो खास एक आलोचक और पसंदीदा कार्टूनिस्ट थे वो। शंकर पिल्ले केरला के थे वो। तो वो केशव शंकर पिल्ले, उनका तो शंकर। कितने लगभग कार्टून बनाए होंगे सर अब तक? मैंने सर करीब
हजारों बना दिए होंगे, 2-3 हजार तो होंगे ही मेरे कार्टून। मैं अब बढ़िया। सोच रहा हूँ कि एक बुकलेट निकाल लूं मैं, तो नहीं, एक पुस्तिका निकाल लूं उसकी कार्टून की। मैं किसी प्रकाशक से बात भी कर रहा हूँ इस समय। बढ़िया। तो मैं कार्टून आजकल उबा हुआ हूँ मैं कुछ समय से कार्टून से, क्योंकि वो कभी लीनिंग पीरियड भी आता है आदमी का, तो वो दौर मेरा चल रहा है इस समय। तो अच्छा, तो सर उस दौर को खत्म करते हैं और आपको हम एक ऑफर देते हैं, अगर आप ले तो। जी 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 जी, बोलिए हम सर। चाहेंगे कि आप द टीचर शो पर एक कार्टून बना के हमें भेजें। बहुत बिल्कुल जी, मेरे लिए एक सौभाग्य होगा, मैं कोई अच्छा कार्टून बना के भेज सकूंगा। जी जी मेरा जी। आपका कार्टून मैंने बना दिया है। अच्छा मुझे मैंने कहा सर, किसका? आपका जो थिएटर स्टाइल है ना, मैंने पकड़ लिया हो। अच्छा और मैं आमतौर पे किसी भी पर्सनालिटी को देख के नहीं बनाता, अच्छा। अच्छा। मेमोरी पे डिपेंड है मेरा। तो मेमोरी पे कार्टून मैंने मेरा आज बनाया तक सर, ये गोगना जी का, जोशी जी का, किसको आप बता रहे हैं, किसका बनाया? मैंने आपका बनाया, भट्ट जी का, कि आपके अंदर कार्टून जो मटेरियल है वो बहुत था। सर, मैं तो सौभाग्य समझता हूं मैं जिसका कार्टून बना लेता हूं, कि वाह। मैं मेरे वो आराध्य हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि भट्ट जी मेरा की भट्ट जी को बधाई, भट्ट जी को बधाई, पार्टी होनी चाहिए। नहीं बहुगुणा जी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम कभी। और सर, मैं आपका भी, अगर मेरा सौभाग्य होगा तो मैं आपको भी अपने कार्टूनों के भीतर तलाशूंगा, क्योंकि मैं चेहरे रेखाओं के बीच तलाशता हूँ, व्यक्ति के बीच में नहीं सर। मैं आपका फीचर बहुत साफ होने चाहिए अलग से। फीचर्स सर, दो चीजें होती हैं कार्टून में भी, दो टाइप है। एक तो आप कार्टून बनाते जी हैं, और एक होता है कैरिकेचर। जी कैरिकेचर में सारे तब तस्वीर देखनी पड़ती, सारे चेहरे वगैरह। कैरिकेचर बनाने में एक जी। भरत लेतकर हैं, कई लोग हैं इस तरह के लोग। तो कैरिकेचर्स अलग हैं, कार्टून अलग चीज है। कार्टून बड़े प्यार से बन जाती, एक हाथ घुमाया और कार्टून बन जी जाता है। कई लोग तो बोलते हैं चलिए आप सर, तो दस्तखत कर रहे हैं ऐसा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ सर कि आपने मुझे कार्टून बनाने के लिए चुना, और मैं अरे आपको बहुत। नहीं सर, आप कलाकार भी हैं और आप साथ में टीचर भी हैं, तो मुझे कार्टून ऐसे लोगों के बनते हैं जो इसको बड़े उससे लें, उससे क्या कहते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी गंभीरता से लें उसे। जी तो जी जी। ये ये हमारे राकेश पोखरियाल जी भी कह रहे हैं सर कि भट्ट जी में कार्टून मटेरियल भरपूर है, सत्य कह रहे हैं। अरे नहीं सर, ऐसा ये सौभाग्य होता है जिन लोगों के कार्टून बन पाते हैं। तस्वीरें बहुतों की बन जाती सर। जी। सही कह रहे हैं आप। स्केच बनाना और कार्टून में तो थोड़ा जी। तो मैं मान लूं सर आज से कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ? बहुत सर, आप इतना बड़ा शो चला रहे हैं और कंटिन्यू चला रहे हैं। और पार्टी होनी मेरे ख्याल चाहिए। से आज मैं 87वां आदमी हूँ शायद, मेरे ख्याल से वो जी जी, करेक्टर प्रकाश में कैसे। बिल्कुल। जी। जी जी। तो ये इतनी बड़े लोगों को ढूंढना, और देश से लोग, मुझे तो लग रहा है एक दिन विदेश के लोग भी बैठेंगे यहाँ पे। आएंगे देश से सर, नहीं, निश्चित देश, आएंगे। बिल्कुल सर। और मैं ये सौभाग्य समझता हूँ कि मैं आपके साथ शामिल हुआ हूँ। और मेरे ख्याल से समय के साथ जो है, ये और भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आगे, तो मैं शायद अगली बार डिस्प्ले भी कर पाऊँ। ये जी जी। मेरा, और आपको क्योंकि मैं इस बार एक बड़ा रोचक तथ्य और बताऊं सर, मैं हमारा शो पिछले 3 महीने में यूट्यूब में जो लोग देखते हैं उसमें से 10% लोग भारत से बाहर के देख रहे हैं इसको। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये वास्तव में ये जैसे सर जोशी सर बैठे हुए हैं, बहुगुणा जी हैं, आप हैं। आप तो एक तरह से कहा जाए कि आप लोग इतने काबिल लोग हैं, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। मैं वैसे आप लोगों को बड़ी रुचि से सुनता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका कार्यक्रम बहुत गंभीर है। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो विषय होता है, विषय वस्तु है। मैं पिछले दिनों वो हैप्पीनेस वाला सुन रहा था, तो ये हैप्पीनेस जी के लिए मैं जब अपने स्कूल में गया था तो मैं भी काफी विचार लेके गया था। और उस समय समाज की हालत ऐसी थी कि पुलिस वाले भी डंडे से बेबात सबको ठोकते थे, तो मास्टर भी ठोकते थे। तो वो बड़ा डरावना सा मैं माहौल, मैं तो बचपन से बहुत डरा हुआ विद्यार्थी था कि एक आध टीचर वो ड्राइंग भी पढ़ाते थे, वो मेरी पिटाई जरूर करते थे वो, क्योंकि वो मेरे पास पेंसिल वेंसिल खो जाती थी मेरी। आमतौर
रखा कि खूब दौड़ो, तो मैंने वो दौड़ने वाला आदमी तो बनाया, पीछे उसके कुत्ता दौड़ा दिया। तो उनको बहुत बुरा लगा, तुम हर जगह मजाक करते रहते हो। बड़े बुजुर्ग आदमी थे वो। मैं तेरे पिताजी से कहूंगा मैं ये बात। तो वो दौर ऐसा था कि जब बहुत समाज गंभीर हो गया था, गाना बजाना भी बुरा माना जाता था। किसी की एक दफे मैंने किसी गुरुजी का स्केच बना दिया था, तो ढूंढा जा रहा था ये किसने बनाया। मैं बोर्ड में बहुत बनाता था। तो आमतौर पर मुझे अप्रिशिएट बीएड के दौरान किया था एक दफे। तो मेरे ख्याल से राजेंद्र जी भी जानते होंगे इस चीज को, उपाध्याय जी। तो मैडम बड़ी खुश हुई थी उससे। तो सर एक टिप्पणी आई है। हाँ जी, टिप्पणी आई है हमारी जो दर्शक हैं कविता पुनेरा भट्ट, वो कह रही है कि एक पहाड़ी ऐसा भी हुआ सर, कार्टून पढ़े और देखे जरूर थे, आज जानकारी भी मिली, धन्यवाद दे रही है आपको। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर भी बढ़ते हैं इस बात के साथ कि अगर जी। हम जैसे ड्राइंग बनाने में या कार्टून बनाने में, मुझे हाँ तो जी, कुछ भी नहीं आता, इंटरमीडिएट में बायोलॉजी भी छोड़ दी थी जब मैं पढ़ता था, मैथ्स का विद्यार्थी रहा। लेकिन हाँ जी, जो लोग जो थोड़ा सा रुचि रखते हैं, जिनके हाथों में हुनर है लेकिन थोड़ा स्किल होने के कारण ट्रेंड नहीं है, मतलब विचार के स्तर पर वो गाइडेंस नहीं है कि कार्टून के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, क्या ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने मुझमें रुचि देखा कार्टून का, ऐसे ही आप हमारे और दर्शकों में भी आए हैं, वो कैसे अच्छे कार्टून बना सकते हैं हमारे दर्शक या हमारे स्कूलों के बच्चे, वो थोड़ा टिप्स आप जरूर दीजिए सर। जी। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो वो आपके पास एक अच्छा ह्यूमर हो। आप किसी भी चीज को देखने का आपका एक अपना नजरिया हो। मैं अक्सर ये देखता हूं ना कि जैसे कोई पेड़ है, आम का पेड़ अलग तरीके का होता है, चीड़ का अलग होता है। तो आपको आपके अंदर एक कार्टूनिस्ट तो बसा होना ही चाहिए। कार्टून एक ऐसी विधा है जो बहुत गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूं इसमें कार्टून बनाने का, कि आप जो है किसी का चेहरा देख के मत बनाओ। कार्टून बनाना तो एक गोला घुमाइए आप, और उसमें आप भाव दे सकते हैं कि जैसे हंसी है, वो हंसी का जो इस तरह से एक अर्धचंद्राकार आकृति बना करके, तो भावों को, मैं अगर यहाँ पे चित्र होता तो शायद मैं इसको समझा पाता। तो भावों को उठाना और भावों को गिराना, और मेरे ख्याल से बच्चा अगर शुरुआत से सोच ले कि मुझे थोड़ा फनी चीजें बनानी है, तो वो एक अच्छा कार्टूनिस्ट बन सकता है। और कार्टून ऐसा नहीं कि कार्टून आपके इतने परफेक्ट हो। कार्टून तो आपका सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है उसमें। कार्टून सेकेंडरी होता है कि आपका इलस्ट्रेशन या आपके जो ड्राइंग है, जो आपकी स्केचिंग है, वो सेकेंडरी है। क्योंकि कार्टून को मुख्य कला में भी माना नहीं जाता, एक अलग तरह की जो स्पेसिफिक आर्ट है ये। तो मुझे लगता है कि आप सब कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। जरा दुनिया को देखने का थोड़ा नजरिया बदलिए थोड़ा सा। जी सर। जी सर। सही कह रहे हैं आप, कोशिश करते हैं। नहीं सर, आप तो सर अर्पण मौला हैं। जी, मैं पूछ सकता हूँ? जी 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 सर, मेरा सौभाग्य। जागेश्वर जी, आपको जो अमूल का उसको क्या बोलते हैं, कार्टून ही इतने सटीक होते हैं जिसमें वो लड़कियां अपली बपली है? अमूल के जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उनको आप कार्टून की संज्ञा देंगे जिसमें बहुत ही सटीक, हाँ, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ सर, सटल वे में किसी चीज को, किसी कंसेप्ट को। हाँ जी नहीं सर, वो दरअसल में वो कार्टून नहीं बल्कि डिजाइन है, और इसको फॉलो करते हैं लोग डिजाइन को। आप देख लेना कि जो आर्ची टाइप के जो कार्टून होते हैं, इसको दरअसल में कुछ कार्टूनिस्टों के स्केच बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। आर के लक्ष्मण का कार्टून केवल एक एशियन पेंट में ही जो है उनका वो एक पेंटर का जो फोटो था, तो वो दरअसल में, हाँ हाँ जी ऐसी कुछ नाम था उसका। तो मेरे ख्याल से कार्टून जो है वो बड़ा नैसर्गिक चीज है। उसको ठीक है, उसको बहुत सारी ये कार्टून स्ट्रिप बनती हैं, एनिमेशन बनते हैं,
एनिमेशन भी कार्टून है, लेकिन उसमें डिजाइनर ज्यादा होते हैं। कॉन्सेप्ट एक आदमी का होता है कि एक तस्वीर को बना देना, किसी की तस्वीर उतार के बना देना, तो वो उसको मैं ट्रेस कहता हूँ कि ये ट्रेसिंग हो गई। लेकिन तस्वीर आपने अपने मन से कौन सा एक पात्र को पैदा किया है, आपने एक कैरेक्टर तैयार किया है कार्टून में। जैसे आर.के. लक्ष्मण का जो वो कॉमन मैन है, उसको कोई भी चित्रकार उसे बड़े और खूबसूरत बना सकता है। लेकिन एक तो माँ जन्म देने वाली माता होती, तो वो जो बेटा उसका जन्म दे करके निकलता है तो वो उसका अपना बेटा होता है। और एक वो दूसरी माता होती कि अगर माँ किसी वजह से वो घर छोड़ के चलेगी तो दूसरी माँ ने उसे पाल पोस लिया, तो वो एक साधारण सी चित्रकारी हो गई। दरअसल में जो आजकल का आधुनिक आर्ट भी है, जो मॉडर्न आर्ट है या कार्टून है, ये हाथ से नहीं बनता, ये दिमाग से बनता है। मुझे तो याद है एक दफे मैं ये दीव गया हुआ था, तो मैंने रेत में अपने पाँव से कार्टून बनाया। कुछ लोगों ने फोटो भी लिए उसके, तो उस समय मेरे पास दिमाग में काफी बातें, काफी क्रेजी था मैं इस मामले में। तो मैं अपना पाँव घुमा घुमा के रेत पे, वो सही कार्टून बन गए, राजीव गांधी वगैरह थे उस समय। तो सर वो दरअसल में ये कला साहित्य, इसका प्रयास तो कर सकता है आदमी, लेकिन परफेक्शन के लिए पैशन होना, 3 चीज आती हैं, टैलेंट, पैशन, और तब आदमी जीनियस होता है। तो पैशन तो चाहिए ही साहब, टैलेंट भी चाहिए साथ में जी, और बड़े अच्छी चित्र बनाते। सॉरी, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए सर, मैं कट रहा है सर, कट रहा है। वो लड़की का तो आप कह सकते हैं वो डिजाइन है जी। नहीं ये है, तो ये स्किल बहुत बड़ी, डिजाइन जो है अपने आप में, एक डिजाइन का एक बहुत बड़ा आज स्कोप भी है, पूरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी है। उसमें डिजाइन में तो ये हो सकता है आप कार का डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग डिजाइन भी होते हैं। लड़की का वो डिजाइन है जी, अमूल के में लड़की वो डिजाइन में है। जी 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 सर मैं ये कहना चाह रहा था कार्टून के संबंध में, मेरी निजी राय ये है, हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, कि एक अच्छे कार्टूनिस्ट को एक अच्छा व्यंग्यकार भी होना चाहिए। हाँ, ये यही चीज है सर, ह्यूमर, जो अंदर से जो व्यंग निकल रहा है ना जी, दुनिया को औरों के हिसाब से। हमारे भगवान जी अच्छे कार्टूनिस्ट हो सकते हैं क्योंकि अच्छे व्यंग्यकार हैं, लेकिन बिल्कुल सर, मेरा अभी सवाल ये है सर कि जब आप कार्टून बनाते हैं तो आप किस बात को ज्यादा महत्व देते हैं, कि आपका व्यंग का पोर्शन ज्यादा हो या हास्य का पोर्शन ज्यादा हो? नहीं, दरअसल में कार्टून मूल रूप से व्यंग का ही विषय होता है। हास्य अगर आ जाता है, व्यंग वैसे थोड़ा बहुत पुट तो होता ही है हास्य का। अगर आप किसी को ताना मार रहे हैं तो 1-2 लोग हंस भी जाते हैं, तो अलग अलग तरह का। लेकिन व्यंग और हास्य में थोड़ा फर्क है सर। हास्य में ये हो सकता है कि जैसे डब्बू जी का था सर। हाँ बोलिए। मैं जो अभी आपने कहा, बात पूरी हो कर लीजिए। व्यंग कार्टूनिस्ट जो है व्यंग्यकार से एक श्रेणी ऊपर होता है, क्योंकि कार्टूनिस्ट व्यंग्यकार के नाते मुझे, मैं एक शब्दों का सहारा लेता हूँ, और शब्द अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो उर्दू वाला नहीं पढ़ सकता, उर्दू में लिख रहा हूँ तो अंग्रेजी वाला नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो कार्टूनिस्ट का जो रेंज होती है ज्यादा बृहद होती है, क्योंकि चित्रों की भाषा सब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि कार्टूनिस्ट के लिए आपको ज्यादा संवेदनशील होना, और ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब व्यंग्यकार से 3 हाथ आगे होता है कार्टूनिस्ट। हाँ, ये संवेदनशील होना। अब मुझे लगता है कि एक दिमाग का एक विशेष एंगल है, कहीं ना कहीं कोई पुर्जा खराब होता है कार्टूनिस्ट का, क्योंकि वो अच्छे खासे लोगों को जब बड़जी सरी के इतनी सुंदर छवि वाले, उसको मैं कितनी बुरी निगाह से देख रहा था, वो कार्टून में आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन कार्टून जो है अपने कैरेक्टर से प्यार करता है, कार्टूनिस्ट जो है। और मुझे तो लगता है कि ये कार्टून विधा जो जिसने, हमने पुराने मंदिरों में भी देखता हूँ मैं, पुराने जो मंदिर होते हैं उनमें वेंकटेश्वर, ये यहाँ के दक्षिण के जो मंदिर में है, ये तिरुपति के जो मंदिर में हमारे जो मूर्तियां हैं वो कम से कम कार्टून लाइक भी हैं, जो हमारे यहाँ बनती हैं। तो वो भी एक इमेजिनेशन रही होगी उस समय, लेकिन समाज में इतने अधिकार नहीं थे तब।
आज लोकतंत्र है इसलिए कार्टूनिस्ट जिंदा हैं आजकल। अगर एरिस्टोक्रेसी होती है तो शायद कार्टूनिस्ट को किसी दिन बंद करके, मैं तो इस बात से बड़ा एक सटायर मैंने कबीरदास जी पे लिखा था कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं जो एक राजतंत्र में भी इतनी बातें कह गए। आज होता तो कोई डेमोक्रेटिक बदमाश आपको ठोक देता है, क्योंकि बहुत उसमें मैं वो सटायर सुना सकता था पर वो टाइम ज्यादा हो गया हो। तो कबीर को मैंने कहा था कि आप अगर आज होते तो शायद आप वो ज्ञान और वो मूल्यवान ज्ञान पैदा नहीं कर सकते। आपको किसी की खुशी और अपने स्वार्थ की भाषा लिखनी पड़ती। लेकिन आप तो ईमानदार हैं और आप ईमानदारी से लिखते तो न जाने कौन डेमोक्रेटिक बदमाश आपको मगर भेज देता, क्योंकि काशी आपको रास नहीं आती। तो दरअसल में होता क्या है कि आज हमारा ये ईश्वर करे ये लोकतंत्र सारे संसार में फैले, एरिस्टोक्रेसी खत्म हो या ये जो मोनार्की खत्म हो दुनिया से, और हर जगह डेमोक्रेसी हो और कार्टूनिस्ट हो। अभी मैं बड़ा दुख हुआ था जो फ्रांस के ये रुपदे थे, हाँ चार्ली ऑब्दे जो है वो बेचारे किसी विषय को मतलब छू गए वो प्रसंग को, वो धार्मिक भावनाओं को किस तरह से आहत हुई। हम तो अपने भगवानों के साथ मजाक करते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में पूरा अधिकार है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ये इस टाइप के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी भावनाएं रोज आहत हो रही हैं और उनको सोशल मीडिया जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है। मैं तो उसे ओवर डेमोक्रेसी कहता हूँ। तो कायदे से जो है हंसना हंसाना, भाई नेहरू जी तो कहते भी थे कि भाई शंकर पिल्ले अगर तुम मेरा कार्टून नहीं बनाते तो मैं शायद अधूरा होता है, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। मुझे उपाध्याय जी ने जिक्र किया था मेरे से इसमें। शंकर ने इसी उससे एक सीरीज निकाली थी, डोंट स्पेयर मी शंकर। जी 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 जी, वो शंकर जी का जमाना, और उसमें वो तो खैर पुरानी पीढ़ी के हो गए। उस समय एक मेरे फादर ने कविता लिखी थी तो उसमें व्यंग था। तो उसमें एक गोपी नाम से एक कार्टूनिस्ट है, सुना कि वो कुमाऊं से ही बिलोंग करते थे। तो हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है, आप इतने अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, आपकी कला को आगे बढ़ाने के लिए या नई पीढ़ी तक, नए लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या आपने अपने विद्यालय में या समाज में कोई कार्टून मेकिंग की कोई वर्कशॉप, कभी कार्यशाला ऐसा कुछ किया सर, कभी नए लोगों को सिखाने के लिए? सर दरअसल मैं एक ऐसी परिस्थिति में रहा विद्यालय में, वहां मैंने विद्यालय स्तर पर सारे काम किए। मैंने बच्चों को चित्रकारी के लिए आमंत्रित किया, बल्कि मैं एक बच्चे से, भीमराव अंबेडकर का वो था, मैंने सारे बच्चे बना के लाएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। तो एक ने कहा सर मेरी तो ड्राइंग है ही नहीं। मैंने कहा ड्राइंग आपकी अलग तरीके की ड्राइंग होगी, चित्र हर एक बना सकता है, हो सकता है कि उसे अच्छा ना लगे या दूसरे को अच्छा ना लगे, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर कोई बात छुपी हुई हो। तो अंबेडकर जी का वो जो चित्र बना के लाया, वो बड़ा आड़ा तिरछा, मुझे उससे बढ़िया कार्टून तो आज तक मैंने भी नहीं बनाया। तो दरअसल में मैं कक्षा में मेरा तो सब्जेक्ट भी कार्टूनों से शुरू होता था कि मैं बच्चों की जैसे स्वच्छता पर ही कर रहा हूँ तो 2 बच्चों को कंपेयर करवाता था कार्टून बना के। तो वो मैंने करा है, बच्चों के साथ वर्कशॉप भी की, उनसे कार्टून भी बनवाता था, स्केच बनवाता था। लगभग मैं वैसे विज्ञान में फंस गया था, मेरे यहाँ टीचर बहुत कम हो गए, तो बाद में उतना ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन शुरुआती दौर में मैंने नृत्य कला हो, चाहे किसी तरह की ललित कला हो, कोई जो साइंटिफिक कोई इक्विपमेंट बना के ला रहा हो कोई, या कुछ ला रहा हो, कुछ कभी कभी नदियों में ले जा करके मैं पानी के फोर्स से भी कुछ चीजें रोटेट करवाता था कि ये किस तरह से हाइड्रो पावर तैयार होती है। तो मैंने लगभग सारे विषय छुए अपने विद्यालय में। लेकिन बड़े स्तर पर मेरा समय धीरे धीरे, आज का जो समय आ रहा है वो एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है कि जगह जगह एग्जीबिशंस लग रही हैं, वो लग रही हैं। तो क्या है, मैंने यहाँ तक कि एक एथलीट भी मेरे समय में तैयार हुई मेरे विद्यालय में, मैंने काफी पुश किया, तो आज वो नेशनल खेल रही है। तो लगभग हर पक्ष को मैंने खुद देखा, और मुझे अपने साथियों का भी धन्यवाद है, मेरे
जो साथ के टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत आजाद छोड़ा। निर्णय लेने की मुझे हमेशा उन्होंने कहा, आप निर्णय लीजिए, आप जो चाहते हैं सो करिए। तो आज वो चलिए सर, लड़की हाँ जी, एक अच्छी बात यह है कि अच्छी भी और दुखदाई भी कह सकते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत रूप से आप इसे कैसे कैसे लेते हैं, आप पर निर्भर है। आप रिटायर हो रहे हैं बहुत जल्दी, सेवानिवृत्त हो रहे हैं विभाग से, तो इसके जी बाद जी जी आपको बहुत सारा समय मिलेगा कार्टून बनाने के लिए और नए लोगों को कार्टून सिखाने के लिए। तो हम उम्मीद जी जी करते हैं जी कि आप जयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आप रहेंगे, जी कार्टून मेकिंग वर्कशॉप्स करेंगे, ट्रेनिंग देंगे नए लोगों को, और इस क्षेत्र में नई प्रतिभाएं आपके सहयोग से उभर कर आगे आएंगी। जी जी जी, मैं पूरा, मेरा प्रयास, मेरे बहुत विचार हैं वैसे रिटायर होने के बाद। मैंने कहा मैं जो आज तक नहीं कर सका वो अब मैं जी करूंगा। और ईश्वर की कृपा है, अगर मुझे ये एक सहयोग मिला तो मैं जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने ये पूरे समाज के लिए मैं काम तो जी। करना ही चाहूंगा। और मैं कब जाता कब हो भी रहे हूँ हैं सर? मैं सर, मैं आप इसी महीने से वो चल रहा हूँ, मैं सत्र लाभ में, मार्च में रिटायर हो जाऊंगा। तब तो बढ़िया है मैं सर, आपको ये ज्यादा बात ज्वाइन कर। हमने तो उससे देखा पहले एक बार कि कहाँ जागे। आइएगा मुंडेश्वर? जी मुंडेश्वर तुम्हारा एक बार फिर आइएगा हमारे स्कूल में। सर, मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा। अगर आप मुझे जब मार्च के बाद जो है, मैं आपसे संपर्क करूंगा और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा। सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमने तो अभी तक जागेश्वर जो है वो अल्मोड़ा में ही देखा था। दुगड्डा जी में जी हमने जी जी पहली बार जागेश्वर के दर्शन किए हैं, तो हम धन्य हुए। सर, अरे सर, मैं एक मजे की बात बताऊं, मैं जोशी जी को भी प्रणाम करता हूं मैं, क्योंकि मैं अल्मोड़ा की धरती की ही पैदाइश हूं। मेरा जन्म जो है वो बाड़ी छीना में हुआ, जी और बाड़ी छीना के पास में जागेश्वर है। जी जी, और बिल्कुल। मेरा नाम वैसे पूरा जागेश्वर प्रसाद है, क्योंकि ये तो जी दर्शता होगी कि जागेश्वर, मैंने स्वयं अपने को सिर्फ घोषित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये निक नेम बन जाता है। लेकिन जी। वो एक दफा मैं जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर गया पिछले वर्ष में, भाई रतन असवाल जी के साथ गया था वहां वृद्ध जागेश्वर। तो वहां जाकर के उन्होंने, पंडित जी ने मेरा नाम पूछा, तो मैंने कहा मैं जागेश्वर। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा जागेश्वर नहीं, मैं जागेश्वर का प्रसाद हूँ। अच्छा, मेरा बचपन फिर दूसरा जलना में बीता हुआ है। अच्छा, अच्छा अच्छा। जल्ला नील पहाड़ी। हाँ जी, जलना नील पहाड़ी, वहां पे लमगड़ा ब्लॉक में मेरे फादर बीडीओ थे। जी, और वो तो बॉर्डर उस, है, नैनीताल और अल्मोड़ा का बॉर्डर है वो। हाँ लगभग वो बॉर्डर टाइप से है। बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं तो उसके सपने देखता हूँ, अभी भी बच्चों को किस्से सुनाता हूँ, तो कहते हैं यार बिल्कुल तुम बिल्कुल। परी लोग का किस्सा। और मेरा घूमने का भी प्लान है अभी रिटायरमेंट होने के बाद, क्योंकि हाँ, वो बड़ी मैं भी रहा तो खूबसूरत और वहाँ बड़ा की, नदी वहीं से निकलती है। हाँ जी हाँ जी हाँ, धौला नदी। नीचे उसके बगल में जलना के बीच में एक कंडाली गांव होता था, वहीं से कुछ नदी दिखाई देती थी। नील पहाड़ी से, और नील पहाड़ी। नील पहाड़ी से। अब दरअसल में जलना में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी सर, ब्रिटिश जी टाइप की बिल्डिंग थी। हम लोग भी उसमें रहे, मेरे फादर जब रहे तो वो अलॉट हुआ था, रेस्ट हाउस था पुराने टाइप का। जी। तो बड़ा डरावना होता था, तो मैं बड़े मजे लेता था वहां पे। डर डर के मजे, डर में भी एक मजा आता है सर। तो मैं चलिए उसके सर, किस्से बच्चों को आपने। सुना है। जी जी सर, जी सर, बताइए। तो वो लगभग देवदार के जंगलों से आच्छादित है वो, हाँ हाँ, कि बिल्कुल। घने घने देवदार, इतने बड़े बड़े देवदार मैंने उसके बाद नहीं देखे कभी। मैं बहुत जगह घूमा, हम्म। और बड़ी खूबसूरत और दुनिया भर के फल। और बगल में हमारे एक व्हीलर साहब रहते थे, व्हीलर एंग्लो इंडियन थे जी उस टाइम पे। तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे बाद में। तो उनके हर सीजन में फल बेचते थे हमारे घर में वो। तो उनकी कहानियां हम लोग सुनाते थे कि व्हीलर के, उनकी गन फैक्ट्री थी, तो उनके फादर गन से मारे गए थे, तो वो किसी पेड़ के नीचे सांप बन के रहते हैं, इस तरह की कहानियां चलती थी। तो बड़ा अच्छा। वो अब जो फल हमने वहां देखे वो कहीं नहीं देखे। खुबानी हो गए, चोलू हो गए, आपके जी। सेब के भी पूनम है। जागेश्वर पुलम। जी 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 आपल है। जी। मंदिर के है जागेश्वर मंदिर जो है, सर, आपका कट के आ रहा बहुत ज्यादा। मैं आपको, नेटवर्क थोड़ा पुअर है आज, आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। जी जी, आवाज साफ नहीं। बहुगुणा जी, हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा हम लगभग बातचीत कर चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मेरा यही नहीं नहीं, रहेगा ये 40 प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, बहुगुणा जी, बहुगुणा जी, ठीक है सर।
मेरी तो बोलिए। हाँ जोशी सर बोलिए सर। नहीं सर, बस मैं दुआ ये करता हूँ कि इस सिलसिले को आप बहुत लंबा चलाएं। गिरीश जोशी सर से बात कर रहे हैं सर, वो कुछ कहना सर हाँ चाहते सर 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 नहीं कनेक्शन। हैं। आवाज की दिक्कत आ रही सर, नेटवर्क की दिक्कत आ रही। बहुगुणा सर आप अंतिम टिप्पणी कुछ चाहें तो अपने मुखारबिंद से कहें। भी करता जागेश्वर मंदिर के जो मैं जोशी जी जैसे सीनियर आदमी, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। बताया नहीं, कुछ चीजें छुपा ली इन्होंने, बहुत सफाई से इन्होंने छुपा ली है। ये बहुत अच्छे पर्यटक भी हैं, और चीज जब ये कहीं जाते हैं तो चीजों को, प्रकृति को, मनुष्य को, हर सबको बड़े नजदीक से देखते हैं जी ये। और मेरे ख्याल है इसीलिए एक बहुत बढ़िया कार्टूनिस्ट भी है ये, क्योंकि जी। कोई भी चीज इनकी निगाह से दिखती नहीं है। अरे सर जब मैं नहीं बचता इनकी निगाह से तो कैसे बचेगा कोई? सर जब मैं नहीं नहीं सर, बच ये रहा तो इनकी निगाह से तो और कैसे कोई बचेगा? और जो लोग, अगर कभी आप लोग दोगड्डा जाएं तो जोशी जी के घर जरूर जाइएगा। ये बहुत बढ़िया कुक भी हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, कई किस्म के बनाते हैं। बढ़िया नहीं सर, बढ़िया। आप मुझे पिटवाएंगे सर, मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है। और हाँ बहुना हाँ, जी सौभाग्यवश जो है काफी विद फैमिली, मिसेज बहुना और बहुना जी भी मेरे वहाँ पधार चुके हैं। भले मैं उनको अकेले अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मेरा आप सबको आमंत्रण है सर। मैं सबसे पहले जोशी जी को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो बहुत मुझसे सवाल नहीं पूछ पाए। और मैं आप सबका एक आमंत्रित है सर, बहुना जी ने कह दिया कभी आप लोग इधर भी आइए। अब हो सकता है कि ये लॉकडाउन खत्म हो तो आपका प्रोग्राम में अभी 4 चांद लगेंगे। आपका स्वागत है। इस समय वाइफ भी यही कह रही है, और क्योंकि जिसे क्रेडिट देना है सर, देना ही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रण देने के लिए हम सबको। और हम कोशिश करेंगे कि दोगड्डा आए, आपके दर्शन करें और आपसे जी कुछ सर, बातचीत करें, आपके कार्टून अपनी आंखों से सामने देख पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और मैं अपना कार्टून लेने तो आऊंगा ही आऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, तो बिल्कुल। आज के लिए इतना ही है सर फिलहाल। कल शाम हम ठीक 5 बजे इस शो में दोबारा हाजिर होंगे। और कल हमारे जी साथ देवास मध्य प्रदेश से होंगे साहित्यकार राजकुमार टंडन सर, जो बहुत अच्छे शिक्षक हाँ, होने के साथ साथ साहित्यकार भी हैं। और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारा 87वां एपिसोड था, आज कल 88वां होगा। और ये सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि पुराने जो अच्छे एपिसोड है उनको देखें, निश्चित रूप से आपके काम आएंगे, आपको समृद्ध करेंगे। और अपने मित्रों को भी दिखाएं। हमारे यूट्यूब चैनल विविधा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान की रोशनी फैले और जो हमारे शिक्षकों के अनुभव है, वरिष्ठ शिक्षकों के, वो सबके पास पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सबको कल शाम 7 बजे फिर से आमंत्रित करता हूँ टीचर शो में। सरकारी और सरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है जो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, द टीचर शो। कल शाम 7 बजे तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय। सर बहुत बढ़िया, प्रणाम।